पहले मैं बोर्ड को कवर करूंगी, आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद जो है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी टाइट्रेशन कर्व के बारे में। एक दफा आप लोग थोड़े से कुछ पॉइंट्स लास्ट लेक्चर के आपके माइंड में होंगे, बाकी जो क्लियर नहीं है उनको आज क्लियर कर लें, क्योंकि ये टाइट्रेशन जो है ये आगे हमने अमाइनो एसिड्स में भी डिस्कस करनी है। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने ये चीज डिस्कस की थी कि हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स की क्लासिफिकेशन की थी कि एसिड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर सम एसिड्स व्हिच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हिच मींस कि आप जब भी एक्वस मीडियम में उन्हें ऐड करते हैं तो जितनी कंसंट्रेशन आप उसकी ऐड करते हैं वो सारी की सारी कंसंट्रेशन आयोनाइज्ड हो जाएगी। लाइक आप किसी सोल्यूशन के अंदर 0.1 मोलर अगर HCl ऐड करते हैं तो ये नहीं होगा कि थोड़ा सा HCl जो है वो H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो और बाकी जो है वो HCl वेट करे, बल्कि ये केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है। जितनी कंसंट्रेशन में आपने HCl ऐड करना है वो सारी की सारी कंसंट्रेशन फौरी तौर पे आयोनाइज्ड होगी और आपके पास 0.1 मोलर प्रोटॉन्स भी प्रोड्यूस हो जाएंगे, व्हिच मींस के स्ट्रॉन्ग एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिन्हें जैसे आप एक्वस मीडियम में ऐड करते हैं तो जितनी कंसंट्रेशन आप उनकी ऐड करते हैं उतनी ही कंसंट्रेशन में वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं। देयर इज नो फैक्टर जो कि उनको रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाएगा। जबकि हमने वीक एसिड्स में ये चीज डिस्कस की थी कि वीक एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन है कि ये खास किस्म के मीडियम में कुछ खास कंडीशंस में आयोनाइज होंगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, अपने साथ एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेंगे और साथ में प्रोटॉन प्रोड्यूस करेंगे। और कुछ कंडीशंस में ये अपने केमिकल रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मीडियम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपके कॉन्जुगेट बेस चूंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है तो आपका केमिकल रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है। So this is the main difference between weak acid and strong acid. इसी तरह से बेसिस को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस हमेशा हर कंडीशन में से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, जबकि वीक बेसिस जो है वो कुछ खास किस्म की कंडीशंस के ऊपर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल रखती है। अब लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर वीक एसिड्स हैं तो वीक एसिड्स को कैसे पता चलेगा कि मैंने कब और किस कंडीशन में प्रोटॉन को रिलीज करना है और किस कंडीशन में मैंने प्रोटॉन को पिक कर देना है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का, खास तौर पे जो एसिड डिसोसिएशन रिएक्शन है, उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसको हम Ka कहते हैं, which is actually a ratio of the concentration of products divided by the concentration of the reactant। reactant. ये आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस इस चीज को डिसाइड करेंगी कि इस टाइम पे एसिड प्रोटॉन रिलीज करेगा या बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी। अगर आपके पास मीडियम के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कम होती जा रही है किसी वजह से, पीएच इंक्रीज होगी ना, तो पीएच को मेंटेन करने के लिए एसिडिक एसिड आयोनाइज होगा और आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर किसी वजह से मीडियम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो गई है, कम होना शुरू हो गई है, तो उस प्रोटॉन कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा। एसिटिक एसिड अपनी प्रोटोनेटेड से कौन सी फॉर्म में जाएगा, डीप्रोटोनेटेड में। इट मींस कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये इसे बता रही है कि इस टाइम पे तुमने क्या होना है, आयोनाइज होना है। दूसरी तरफ हम इस कंडीशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अगर आप बाहर से किसी सोर्स से एसिड को ऐड कर रहे हैं, व्हिच मींस कि आप मीडियम में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को ऐड करते जा रहे हो, प्रोटॉन कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो गई, इस केस में ये डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि अगर एसिड मजीद डिसोसिएट हुआ तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन और इंक्रीज होगी। अब आपका रिक्वायरमेंट क्या है कि इस प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को किसी तरह से आपने कम करना है ताकि सॉल्यूशन की पीएच चेंज ना हो। तो इस केस में क्या होगा कि आपका जो प्रोटॉन्स हैं वो कंबाइन करेंगे विद द कॉन्जुगेट बेस और ये वापस जो है वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म से किसमें चले जाएंगे, प्रोटोनेटेड फॉर्म में। इट मींस कि एक्चुअली किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and the concentration of products are actually the main factors जो कि उस एसिड की स्ट्रेंथ को डिटरमिन करेंगे। इसको हमने कहा था कि अगर हम इस Ka का नेगेटिव लॉग ले लें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, pKa, and there is a inverse relationship between strength of an acid and its pKa value। अब pKa वैल्यू या ये जो Ka कांस्टेंट है इसको भी कंट्रोल करने वाला एक फैक्टर है।
यानी सोल्यूशन के अंदर कोई खास किस्म का इन्वायरमेंट ही बताएगा ना कि इस केस पे एसिड ने प्रोटॉन को रिलीज करना है या इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है। सो pKa वैल्यू को इन टर्न कंट्रोल करता है pH। मैं अभी दोबारा बताने लगी हूँ। पहले मैंने आपसे कहा है कि वीक एसिड का एसिडिक बिहेवियर एक खास कांस्टेंट कंट्रोल करता है and the name of this constant is acid dissociation constant which depends upon the concentration of reactants and concentration of products। उसके बाद मैंने आपसे कहा है कि इस कांस्टेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक और पैरामीटर है and this parameter is actually pH of a solution which is actually a measure of the proton concentration। यानी सॉल्यूशन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन या उसकी pH एसिड की pK वैल्यू को कंट्रोल करती है। अभी हमने ये देखा ना कि अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो एसिड जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेगा, मजीद डिसोसिएट नहीं होगा। इट मींस कि प्रोटॉन कंसंट्रेशन एसिड की स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है। इसी तरह से अगर आप उसकी जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम कर देंगे तो एसिड जो है वो अपनी प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आएगा। अगेन सॉल्यूशन की पीएच या उसकी प्रोटॉन कंसंट्रेशन एसिड की आयोनाइजेशन को कंट्रोल करती है। सो हम कह सकते हैं कि एसिड की आयोनाइजेशन को कंट्रोल करने वाला कांस्टेंट pKa कांस्टेंट है and this pKa constant is dependent upon the concentration of protons in a solution which is calculated by pH। So pH और pKa वैल्यू के दरमियान एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई करते हैं टाइट्रेशन कर्व के थ्रू। टाइट्रेशन होती क्या है कि आपके पास एक सॉल्यूशन होता है, उसमें एसिड या बेस होती है। अगर सॉल्यूशन में एसिड है तो आप उसमें ग्रेजुअली बेस को ऐड करते हैं और एसिड की अमाउंट या कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। यही होती है ना टाइट्रेशन, कि आपके पास एक फिक्स वॉल्यूम में, लाइक आप एफएससी में जो प्रैक्टिकल्स करते थे तो हर टाइट्रेशन वाले प्रैक्टिकल में 10 ml यूज करते थे ना। 10 ml आपका स्टैंडर्ड एसिड का सॉल्यूशन होता था और उसमें आप एक पाइपेट के थ्रू जो है वो कुछ ड्रॉप वाइज ऐड करते थे बेस को, और इंडिकेटर की वजह से आप देखते थे कि कितना वॉल्यूम ऐड करने के बाद कलर चेंज होना रुक गया। यानी एक फिक्स्ड वॉल्यूम आपके पास एसिड का है, एक वॉल्यूम आपके पास बेस का है, और एंड पे आप M1V1 M2V2 के थ्रू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड को कैलकुलेट करते थे। आपके पास एक क्वांटिटी नोन होती थी, फॉर एग्जांपल दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। सो बेस की आपको कंसंट्रेशन भी नोन है, बेस का आपको वॉल्यूम भी नोन है। एसिड का आपको सिर्फ वॉल्यूम नोन है, कंसंट्रेशन नोन नहीं है। सो कंसंट्रेशन आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। सो टाइट्रेशन इज एक्चुअली आपके पास एक ऐसा कह लें कि वे है जिसके थ्रू आप किसी अननोन सॉल्यूशन के अंदर अननोन कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टाइट्रेशन हमने यूज करनी है, उस टाइट्रेशन में हमने वीक एसिड के सॉल्यूशन को यूज करना है। वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, और एसिड हमेशा कौन से सॉल्यूशन में जो है वो एज एन एसिड एक्ट करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन में ना। हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी एसिड को, जो हमारे पास एक मॉडल है लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड मॉडल, उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा एसिड और बेस का बिहेवियर किसी एक्वस मीडियम में स्टडी करते हैं कि अगर आप किसी एक्वस मीडियम में एसिड को ऐड करते हो तो एसिड वो स्पीशीज जो कि वहां पे अपना प्रोटॉन डोनेट करेगी, एंड बेस इज अ स्पीशीज जो कि उस एक्वस मीडियम से प्रोटॉन को क्या करेगी? एक्सेप्ट करेगी। इट मींस कि आपने अगर टाइट्रेशन कर्व को स्टडी करना है तो आपके पास वीक एसिड का कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। इस वीक एसिड के सॉल्यूशन में हम ग्रेजुअली ऐड करते जाते हैं किस चीज को? बेस को। कंसंट्रेशन ऑफ बेस को हम एक एक्सिस पे लिखते हैं, और चूंकि हमें ये पता है कि एसिड के एसिडिक बिहेवियर को कंट्रोल करने के पीछे सॉल्यूशन की पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हम एक कोऑर्डिनेट पे पीएच को लिखेंगे। यानी एसिड के सॉल्यूशन में बेस ऐड करने के बाद किस पीएच के ऊपर ये एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और किस पीएच के ऊपर ये एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है इस टाइट्रेशन कर्व से। समझ आ रही है? ठीक है। अब एसिडिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो आपने किसी भी इस एसिडिक एसिड का अगर एक्वस सॉल्यूशन लेना है, इट मींस कि इसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तरफ वाटर और एक तरफ एसिडिक एसिड इटसेल्फ, बिकॉज़ एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड। हाँ जी, क्योंकि हम यहाँ पे वीक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो एज
एन एग्जांपल हम एसिटिक एसिड को ले रहे हैं, ठीक हो गया, कोई सा भी वीक एसिड आप ले सकते हैं। और दूसरी तरफ है आपके पास वाटर, और ये भी इस तरह से आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अच्छा, अब इस सोल्यूशन में आप ग्रेजुअली बेस को ऐड कर रहे हो, आपके पास पहले कोई बेस नहीं थी, 0.1, 0.2, 0.3, ये एक्चुअली कंसंट्रेशन है ना, मोल्स, मोलर कंसंट्रेशन, 0.4, 0.5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। और दूसरी तरफ आपके पास सोल्यूशन की पीएच है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। ओके, आपने इस सॉल्यूशन के अंदर बेस ऐड करना शुरू की और आपने देखना है कि किस पीएच के ऊपर ये एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज करेगा और किस पीएच के ऊपर ये एसिड अपना प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। जैसे ही आपने OH नेगेटिव आयंस या बेस को ऐड करना शुरू किया, आपने 0.1 मोलर हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें ऐड किए। कोई स्ट्रॉन्ग बेस की आपने कितनी कंसंट्रेशन ऐड की? 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऐड की। अब होना तो क्या चाहिए कि जैसे ही आप इस OH नेगेटिव आयन या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी? वाटर के प्रोटॉन्स को यूज करेगी और न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करने की वजह से सॉल्यूशन की पीएच में क्या चेंज आ रहा है? इंक्रीज होगी। और क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज आपके जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है वो क्या होना शुरू हो गई है? ड्रॉप होना शुरू हो गई है। प्रोटॉन्स यहाँ पे OH नेगेटिव के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते गए हैं, और जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उतनी पीएच क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उतना सॉल्यूशन एसिडिक होता है, उतनी उसकी पीएच कम होती है, और जितनी प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम होती है उतना सॉल्यूशन बेसिक होता है, उतनी उसकी पीएच क्या होती है? ज्यादा होती है। सो आपने 0.1 मोलर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की, प्रोटॉन ड्रॉप होना शुरू हो गए, व्हिच मींस के सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होना शुरू हो गई। अगर तो एसिटिक एसिड इस पर्टिकुलर कंडीशन पे आयोनाइज होगा, अगर एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा इसका मतलब है ये प्रोटॉन रिलीज कर देगा और सॉल्यूशन की पीएच में किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, बिकॉज जो प्रोटॉन यहाँ पे यूज होते जा रहे हैं उन प्रोटॉन्स को एसिटिक एसिड वापस रीजनरेट करता जा रहा है। सो पीएच में तो कोई चेंज नहीं आएगा ना। तो हम अब इस टाइट्रेशन कर्व को देखते हैं कि एक्चुअली जब हम इसमें 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो ये वो पॉइंट होता है जब आपका एसिटिक एसिड जो है ये आयोनाइज नहीं होता, जिसकी वजह से सॉल्यूशन की पीएच एकदम से इंक्रीज कर जाती है। ये पीएच का इंक्रीज होना हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि इस केस में एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं होता, बिकॉज अगर एसिटिक एसिड आयोनाइज हो जाता तो सॉल्यूशन की पीएच एकदम से इतनी इंक्रीज नहीं होनी थी, बिकॉज जो प्रोटॉन्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं उन प्रोटॉन्स की कंपनसेशन में प्रोटॉन्स यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। समझ आ गई? सो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो पीएच का बिल्कुल सडन या अब्रप्ट इंक्रीज है वो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर एसिटिक एसिड की जितनी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो सारी की सारी प्रोटोनेटेड कंसंट्रेशन। इस केस में एसिटिक एसिड आयोनाइज नहीं हो रहा। अब थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने मजीद इसमें 0.2 मोलर हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड किए तो हमारे पास अब पीएच इंक्रीज हो रही है। लाइक पहले आपकी पीएच एकदम से, मैंने सिर्फ 0.1 मोलर OH नेगेटिव आयंस ऐड किए और उससे पीएच 1, 2, 3 तक चली गई। 0.1 मोलर ऐड करने से पीएच में 3 यूनिट्स इंक्रीज हुआ है। 0.2 ऐड करने से 6 तक चली जानी चाहिए ना। लेकिन हम ये देखेंगे कि जैसे हमने 0.2 मोलर OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, मजीद OH नेगेटिव आयंस ऐड किए, तो आपकी कर्व जो है ना वो थोड़ी सी इस फॉर्म में आ गई, व्हिच मींस कि पीएच जो है उसमें इंक्रीज बेशक हो रहा है लेकिन वो इतना सडन इंक्रीज नहीं है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपकी पीएच इंक्रीज हो रही है। यानी पहले पीएच 3.7 पे जाएगी, 3.8 पे जाएगी, 3.9 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 4.1, 2, 3 इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, which means कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज है जो कि पीएच को इतना एकदम से चेंज नहीं होने दे रही।
और वो क्या चीज है, इस केस में आपका जो एसिटिक एसिड है आहिस्ता आहिस्ता वो आयोनाइज होना शुरू करता है। पहले उसकी थोड़ी अमाउंट आयोनाइज होगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा मिड पॉइंट जिसमें आपका आधा एसिटिक एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में होगा और बाकी आधा एसिटिक एसिड किस फॉर्म में होगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। समझ आइए इस बात की, इनिशियली आपका एसिटिक एसिड जो है वो सारे का सारा प्रोटोनेटेड फॉर्म में था जिसकी वजह से पीएच एकदम से इंक्रीज हुई, लेकिन जैसे ही आपने मजीद OH नेगेटिव आयंस ऐड करना शुरू किए तो सोल्यूशन की पीएच अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो इंक्रीज इतना एब्रप्ट इंक्रीज नहीं है बल्कि ग्रेजुअल इंक्रीज है। पीएच जो है वो एक खास रेंज में ही रह रही है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है। सो हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आपका जो सोल्यूशन है वो इस पीएच पे पहुंचता है, पीएच 4 से ऊपर जाता है, तो इसमें एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन शुरू हो गई है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें आपका जो है वो फॉर एग्जांपल पहले 0.1 मोलर एसिटिक एसिड आयोनाइज हुआ था, 0.2 मोलर, 0.3, और ये एक ऐसा पॉइंट है मिड पॉइंट जिसमें 50% आपका एसिटिक एसिड प्रोटोनेटेड है और रिमेनिंग 50% आपका डीप्रोटोनेटेड है, यानी आधा एसिटिक एसिड यहाँ पे कंज्यूम हो चुका है या आयोनाइज हो चुका है, हो गया। अब जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती जाएगी एसिटिक एसिड भी आयोनाइज होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें जितना एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में प्रेजेंट था वो सारे का सारा आयोनाइज हो जाएगा और उसकी पूरी की पूरी फॉर्म कौन सी एग्जिस्ट करेगी, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म, दिस वन। यानी जैसे बिल्कुल स्टार्ट में पूरे का पूरा एसिटिक एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में था, इस मिड जोन के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें आपका सारे का सारा एसिटिक एसिड किस फॉर्म में चला जाएगा, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यानी अब इसके बाद अगर आप इसमें मजीद बेस ऐड करते हैं तो एसिटिक एसिड उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। एसिटिक एसिड आप पीएच के चेंज को मैनेज नहीं कर सकता बिकॉज उसमें जितनी कैपेसिटी थी प्रोटॉन डोनेट करने की वो सारे के सारे प्रोटॉन्स वो डोनेट कर चुका है। सो इस टाइट्रेशन कर्व से हम 2 से 3 पॉइंट्स जो हैं वो आज के लेक्चर में कंक्लूड करेंगे। एक तो हम ये चीज कंक्लूड करेंगे कि there is a specific relationship between pKa value of an acid and pH of a solution। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू है 4.76। एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू कितनी है, 4.76। सो इस pKa वैल्यू को माइंड में रखते हुए हम इस टाइट्रेशन कर्व को दोबारा देखते हैं। जब आपके पास सॉल्यूशन की पीएच 4.76 से कम है, यानी सॉल्यूशन की पीएच एसिड की pKa वैल्यू से कम है, तो एसिड उस केस में आयोनाइज नहीं होगा। यानी एसिड को आयोनाइज होने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है कि सॉल्यूशन की पीएच उसकी pKa वैल्यू के या तो इक्वल हो या सॉल्यूशन की पीएच उसकी pK वैल्यू से ज्यादा हो। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप एसिटिक एसिड को ऐड करते हो, लाइक आप इसको सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करते हो जिसकी पीएच 2 है, एसिटिक एसिड इस सॉल्यूशन को या इसकी पीएच को एडजस्ट नहीं कर सकता बिकॉज वो आयोनाइज ही नहीं हो सकता। उसकी आयोनाइज होने के लिए कंडीशन क्या है कि आप उसे किसी ऐसे सॉल्यूशन में ऐड करो जिसकी पीएच या तो 4.76 है या फिर 4.76 से ज्यादा है। सो हमेशा वीक एसिड्स किसी ऐसे सॉल्यूशन में प्रोटॉन रिलीज करते हैं जिनकी पीएच वैल्यू एसिड की पीके वैल्यू के या तो बराबर हो या उसकी पीएच वैल्यू एसिड की पीके वैल्यू से ज्यादा हो। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पीएच वैल्यू कम है पीके वैल्यू से तो एसिड जो है वो डिसोसिएट नहीं होगा। एसिड कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, प्रोटोनेटेड फॉर्म पे प्रेजेंट रहेगा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी मिड पॉइंट के ऊपर हम कहते हैं कि प्रोटॉन डोनर एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। इसको हम प्रोटॉन एक्सेप्टर कहते हैं ना। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब वीक एसिड आयोनाइज होता है तो ये वीक एसिड अपने साथ एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करता है और ये कॉन्जुगेट बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास एसिटिक एसिड की आयोनाइजेशन के बाद दो तरह की स्पीशीज हैं। एक स्पीशीज प्रोटॉन डोनर है विच मींस कि उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट है और ये प्रोटॉन को डोनेट करने का पोटेंशियल रखती है।
एंड सेकंड स्पीशी इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये वो स्पीशी है जिसमें प्रोटॉन नहीं है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल है। तो आपकी इस वीक एसिड की टाइट्रेशन कर्व में जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर आप कहते हो कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर इक्वल हो गई है। सो इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होने की वजह से सॉल्यूशन की पीएच और पीकेए वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। लाइक अगर मैं इस चीज को हेंडरसन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करूं तो लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी ना इक्वेशन, याद है? या घर में बैठे सो रहे थे? सब सो रहे थे डेफिनेटली। सो अगर मैं वो इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ तो वो इक्वेशन की pH इज इक्वल टू pKa प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टर ओवर प्रोटॉन डोनर। सो अगर आपके पास मिड पॉइंट के ऊपर प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, फॉर एग्जांपल डोनर की कंसंट्रेशन 13 मिलीमोलर है, एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन भी 13 मिलीमोलर है, तो आप यहाँ पे इनकी वैल्यूज जब पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा ना, एंड log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो आपके पास जो आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर सॉल्यूशन की पीएच किसकी इक्वल हो गई है? एसिड की पीके वैल्यू के। सो हेंडरसन इक्वेशन असल में हमें इस टाइट्रेशन को सही प्रूव करके देती है। हेंडरसन इक्वेशन में अगर आप यहाँ पे प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन इक्वल रखोगे तो ये कहेगा कि इस केस में एसिड की पीएच और पीके वैल्यू इक्वल हो गई है। सो हम ये पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं, या अगर हमसे कभी कोई पूछे तो हम बता सकते हैं कि मिड पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन डोनर एंड एक्सेप्टर इक्वल क्यों है? आप कहेंगे बिकॉज इस केस में सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू के इक्वल हो गई है, तो 50% एसिटिक एसिड आयोनाइज्ड हो जाएगा। दैट्स व्हाई इस केस में आपका जो कंसंट्रेशन ऑफ डोनर और एक्सेप्टर है वो इक्वल है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से कम है उस केस में प्रोटॉन डोनर की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोटॉन एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ऐसा क्यों है? आप ये कहेंगे कि अगर आप हेंडरसन इक्वेशन में इन वैल्यूज को लिखते हैं तो आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगी सपोज 100 और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी सपोज 4। ठीक है, इस केस में जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करोगे, इसकी पीकेए वैल्यू लिखोगे, फॉर एग्जांपल इसकी पीके वैल्यू 4.76 है और इसका आंसर जब आप यहाँ पे इसका लॉग लेके 20/100 किसके इक्वल आता है? 20/100 अभी कैलकुलेट करें, मोबाइल है ना सबके पास। 0.2 एंड लॉग ऑफ 0.2 इज इक्वल टू log of 0.2 minus 0.6, 4.76 minus 0.6 is equal to तो हम यहाँ पे जो बात अभी कर रहे थे कि आपका जो सॉल्यूशन है उसकी पीएच अगर एसिड की पीके वैल्यू से कम हो जाती है तो एसिड कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? प्रोटोनेटेड फॉर्म में ना, यानी डिसोसिएट नहीं होता। तो वो सारी की सारी चीजों को हम हेंडरसन इक्वेशन से भी सही साबित कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को इक्वल रखोगे तो आपकी पीएच वैल्यू पीके वैल्यू भी इक्वल आएगी। अगर आप यहाँ पे डोनर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे और एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से कम है। और अगर आप यहाँ पे एक्सेप्टर की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे और डोनर की कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो सॉल्यूशन की पीएच एसिड की पीके वैल्यू से क्या होगी? ज्यादा आएगी। तो जो पॉइंट्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं टाइट्रेशन कर्व से वो सिर्फ थ्योरेटिकली प्रूफ नहीं है बल्कि हेंडरसन इक्वेशन भी उन्हें सही जो है वो प्रूव करती है। सो बच्चों ये टाइट्रेशन कर्व क्लियर है? अब इसी पॉइंट को बेस करते हुए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एसिड को डिसोसिएट होने के लिए सॉल्यूशन की पीएच को भी देखना है और अपने पीकेए वैल्यू को भी देखना है।
अब अगर आपको कहा जाए कि आपके पास एक मोनोप्रोटिक एसिड है एंड द नेम ऑफ दिस मोनोप्रोटिक एसिड इज एसिटिक एसिड और इसकी पीके वैल्यू 4.76 है, तो आपको इस चीज का आइडिया है कि ये एसिटिक एसिड सिर्फ उसी सॉल्यूशन में आयोनाइज होगा जिस सॉल्यूशन की पीएच या तो 4.76 है या फिर 4.76 से ज्यादा है। इससे पीछे वाले जितने भी पीएच वाले सॉल्यूशंस होंगे उसमें ये प्रोटोनेटिक फॉर्म में होगा। लाइक डाइप्रोटिक एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो हर प्रोटॉन का एक स्पेसिफिक Ka कांस्टेंट है, pKa वैल्यू है। दोनों प्रोटॉन्स के लिए एक अलग-अलग pKa वैल्यू होगी। सो आपके पास जो कार्बोनिक एसिड है इसमें पहले प्रोटॉन के लिए जो pKa वैल्यू है दिस इज 3.77 which means कि 3.77 या उससे ऊपर वाली pH के सॉल्यूशन में ही कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। अगर pH 2 या pH 1 होगी तो कार्बोनिक एसिड अपनी इसी जो है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, उसकी आयोनाइजेशन नहीं होगी। सिमिलरली जो सेकंड प्रोटॉन यहाँ पे कार्बोनिक एसिड में आप देख रहे हैं कि अभी भी एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। सो सेकंड प्रोटॉन की जो pK वैल्यू है वो 10.2 है। अगर आप इस कार्बोनिक एसिड को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रख देते हैं जिसकी pH 11 है या उसकी pH 12 है तो ये कार्बोनिक एसिड के पास जो प्रोटॉन है ये उसको भी रिलीज कर देगा और आपके पास यहाँ पे जो है ये फुल अपने डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे वीक एसिड्स जिनमें एक से ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें हर एक प्रोटॉन का एक खास जो है वो pKa फैक्टर है, pKa वैल्यू है और वो इन्हीं रूल्स को अप्लाई करेगा अपने उन प्रोटॉन्स को रिलीज करने के लिए। सो एकदम से प्रोटॉन रिलीज नहीं होंगे बल्कि जिस प्रोटॉन की pKa वैल्यू पहले आएगी पहले वो रिलीज होगा और उसके बाद जिस प्रोटॉन की pKa वैल्यू आएगी वो उसके हिसाब से उसको रिलीज करेगा। इज इट क्लियर? ओके, इसी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हेंडरसन इक्वेशन हम लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर चुके हैं और इसको जो है वो हम आज प्रूव भी कर चुके हैं कि एक्चुअली ये टाइट्रेशन कर्व से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को सही जो है वो प्रूव करता है। आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो हम बफर्स को डिस्कस करेंगे और जो हम शुरू से ये चीज डिस्कस करते हैं कि बफर्स एक ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि पीएच में किसी भी किस्म का चेंज नहीं आने देते या पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हम उस मैकेनिज्म को देखेंगे कि असल में बफर्स के पास ऐसी क्या एबिलिटी है कि ये पीएच के चेंज को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। सो बफर्स में हमेशा आपके पास दो कैटेगरीज होंगी। लाइक अगर हम पहले इस चीज को डिस्कस कर लें कि हमारे पास कितने टाइप्स के बफर्स हैं और उसके बाद हम इनके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। ओके बच्चों, हमारे पास जो बफर्स हैं वो दो तरह के हैं। सम बफर्स आर बेसिक बफर्स एंड सम बफर्स आर एसिडिक बफर्स। हमेशा बफर्स के अंदर जो बफरिंग एबिलिटी है, अभी जैसे मैंने टाइट्रेशन कर्व आप लोगों के सामने डिस्कस की थी और उसमें हमने ये चीज देखी थी कि एक मिड पॉइंट ऐसा था जिसमें आपके पास पीएच का चेंज इतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं था। पीएच चेंज हो रही थी लेकिन उतनी जल्दी नहीं हो रही थी जितनी आप किसी प्योर वाटर के अंदर अगर एसिड या बेस को ऐड करें तो वो तब होती है। इट मींस कि इस रीजन को हम कहते हैं दिस इज बफरिंग रीजन। आपकी जो टाइट्रेशन कर्व है ना, इसमें जो मिड पॉइंट है जहां पे एसिड डिसोसिएट होना शुरू करता है वहां से लेके जब तक उसमें प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं ये पूरे का पूरा एरिया बफरिंग रीजन कहलाता है। इसे बफरिंग रीजन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये वो रीजन है जिसमें आपके सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं। इनकी कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस बफरिंग जोन से नीचे चले जाएं तो हमारे पास सारे का सारा एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट है। बफरिंग कैपेसिटी शो करने के लिए दोनों कंपोनेंट्स होने चाहिए ना, ताकि अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो तो सॉल्यूशन उसको भी रिस्पॉन्ड करे और अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो सॉल्यूशन उसको भी रिस्पॉन्ड करे। लाइक अगर इस सॉल्यूशन में मैं प्रोटॉन्स ऐड करती जाती हूँ तो प्रोटॉन्स ऐड करने से क्या होगा, आपके पास एक्सेप्टर अवेलेबल है जो कि प्रोटॉन के साथ बाइंड करेगा और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह से अगर मैं प्रोटॉन्स को रिलीज कर देती हूँ किसी वजह से, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन मैं सॉल्यूशन में कम कर देती हूँ
तो आपके पास डोनर अवेलेबल है जो कि प्रोटॉन को रिलीज करेगा और सोल्यूशन से निकलने वाले प्रोटॉन्स की कंपनसेशन के तौर पे प्रोटॉन्स प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि सिर्फ वो रीजन या टाइट्रेशन कर्व का वो पोर्शन जहां आपके पास प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द बफरिंग रीजन। और आपका जो एसिटिक एसिड है ये pH 3.76 से लेके pH 5.76 तक एज अ बफर एक्ट कर सकता है। बिकॉज अगर pH 3.76 से कम जाएगी तो सारे का सारा एसिड प्रोटोनेटेड फॉर्म में है, और अगर pH 5.76 से ऊपर चली गई तो सारे का सारा एसिटिक एसिड किस फॉर्म में है? डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में। सो इस रीजन को हम कहते हैं बफरिंग रीजन। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये बफरिंग रीजन आपकी एसिड की जो pKa वैल्यू है उससे 1 यूनिट नीचे और 1 यूनिट ऊपर तक बढ़ता है। यानी किसी भी वीक एसिड की अगर आपको pKa वैल्यू पता है तो टाइट्रेशन कर्व के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम बता सकते हैं कि ये किस pH रेंज के ऊपर ऐसा बफर एक्ट कर सकता है। लाइक आप लैब में काम कर रहे हैं और आपको बताया जाता है कि आपने किसी सोल्यूशन के लिए बफर बनाना है और उस बफर की pH है या उस बफर में जो वीक एसिड है उसकी pK वैल्यू है 7.6। इसका मतलब है कि आप उन केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इस बफर को यूज कर सकते हैं जो pH 6.6 पे हो रहे हैं, जो pH 6.6 पे वर्क कर रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इस बफर को यूज कर सकते हैं जो pH 8.6 पे हो रहे हैं। क्योंकि ये जो बफर है इसकी pKa वैल्यू अगर 7.6 है तो इसमें जो बफरिंग एबिलिटी है वो 6.6 से लेके 8.6 तक होगी। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपके माइंड में अगर रहेंगे तो आप लोगों को प्रोटीन से रिलेटेड जो आगे लैब में काम है वो भी करने में आसानी रहेगी। समझ आ रही है? अब बफर्स होते क्या हैं? बफर्स वो सोल्यूशन है जो कि पीएच की चेंज को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, उनमें अगर आप प्रोटॉन्स ऐड करते हैं तो भी सोल्यूशन की पीएच कोई खास चेंज नहीं होती, और अगर आप इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ऐड कर देते हैं तब भी सोल्यूशन की पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता। यानी बफर्स आर दी सॉल्यूशंस जो कि किसी भी सिस्टम की पीएच को मेंटेन करते हैं, उसमें रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं आने देते। अगर आप उसमें प्रोटॉन ऐड करते हैं या OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं तो उसकी वजह से पीएच के कम या ज्यादा होने को रोकते हैं। जो पीएच एक खास रेंज में उस सिस्टम की है उसे उसी पीएच के अंदर रखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि असल में ये बफर्स कितनी टाइप्स के हैं और ये वर्क किस तरह से करते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये सोल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देते। तो बफर्स की हम पढ़ रहे हैं कि वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बफर्स इन एनी सिस्टम। एक बफर आपके पास बेसिक बफर्स हैं और दूसरे एसिडिक बफर्स हैं। एसिडिक बफर्स में आपके पास एक कंपोनेंट है वीक एसिड। वो एसिडिक एसिड भी हो सकता है, कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है। यानी कम से कम एक वीक एसिड होना इसमें जरूरी है। और सेकंड इसमें क्या चीज है, उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी एसिडिक एसिड का ही किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। दूसरी तरफ है आपके पास बेसिक बफर्स। बेसिक बफर्स में आपके पास जो एक्टिव कंपोनेंट है इट इज वीक बेस, और दूसरी तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इज इट क्लियर? यानी आपके पास एक कंपोनेंट वीक है और उसी वीक कंपोनेंट का स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट के साथ सॉल्ट है। अगर वीक बेस है तो उसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट होगा, अगर वीक एसिड है तो उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट होगा। जो एसिडिक बफर्स हैं वो यूजुअली सिस्टम की पीएच बिलो 7 तक रखते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि ये pH 3.76 से लेके 5.76 तक मेंटेन रखता है। यानी आपके पास यहाँ पे pH लेस देन 7 है तो आप इसको कहेंगे दिस इज एसिडिक बफर। ठीक है, ये लेस देन 7 pH के ऊपर वर्क करते हैं। और जो बेसिक बफर है ये कौन सी pH के ऊपर वर्क करते हैं, अबव 7 के ऊपर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में रखते हैं, और आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम लोग इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आप लोग स्लाइड्स को फोकस करो। जी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एज एन एग्जांपल सिर्फ एसिडिक बफर्स को ही डिस्कस किया है।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिस इज अ पर्टिकुलर एसिडिक बफर जिसमें आपके पास एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और दूसरी तरफ इस वीक एसिड का सॉल्ट है विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है, ये इस चीज को शो कर रहा है कि ये एसिड वीक है, इसकी डिसोसिएशन होगी और एक्वस मीडियम के अंदर ये कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा, यानी एसिटिक एसिड से एसीटेट आयन प्रोड्यूस होंगे और उसके साथ प्रोटॉन्स होंगे। दूसरी तरफ इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट है विद दी स्ट्रॉन्ग बेस, यानी NaCl के साथ इसने सॉल्ट बनाया हुआ है और उसका जो अल्कली मेटल है उसको इसने अपने साथ अटैच कर दिया। सो इस केस में एसीटेट आयन एंड अल्कली मेटल, व्हिच मींस कि इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। और ये आपके पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है तो इसका जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल होगा, बिकॉज जितने भी स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाकर। तो इसकी वजह से आपके पास मजीद एसीटेट आयन बनेंगे और सोडियम बनेगा। अब एक प्रिंसिपल आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा था, ली शैटलियर्स प्रिंसिपल, याद है किसी को? क्या था वो? का नाम बताओ, सिर्फ नाम याद है? ओके, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लोगों में से किसी को अगर पता है तो बता दें। अगर हम रिएक्टेंट्स की तरफ प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन वो फॉरवर्ड होगा, अगर प्रोडक्ट की तरफ इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू द ली शैटलियर्स प्रिंसिपल हम ये कहते हैं ना कि कोई भी सिस्टम, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है जब उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल हो जाती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और नेचुरली जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में जाएं। अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर देते हैं, लाइक आपके पास प्रोडक्ट बनी और आपने प्रोडक्ट बी के कुछ अमाउंट यहाँ से निकाल दी, प्रोडक्ट बी की कंसंट्रेशन कम हो गई, अब होगा क्या? आपका केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, बिकॉज अब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए इसे डी को दोबारा प्रोड्यूस करना है, विच मीन्स कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम में मौजूद केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को कम या ज्यादा करोगे तो उसकी वजह से आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी इफेक्ट होगा। अगर यहाँ पे आप डी की एडिशनल अमाउंट ऐड कर देते हो, विच मीन्स कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो आपका केमिकल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देते हो, प्रोडक्ट को कहीं कंज्यूम कर देते हो, तो आपका केमिकल रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इस प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने इन बफर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करना। ओके, ये आपका कोई सिस्टम है जिसमें बफर प्रेजेंट है। अब हम इसके पीएच को चेक करते हैं कि क्या वाकई बफर जो है वो पीएच को मेंटेन रख सकते हैं या नहीं। आप इसमें HCl ऐड करना शुरू कर देते हैं। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब है जितना HCl आपने ऐड किया वो सारे का सारा आयोनाइज होगा और उससे सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी? ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, विच मीन्स कि पीएच ड्रॉप हो सकती है। अब एसिटिक एसिड यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, जितने आप प्रोटॉन कंसंट्रेशन यहाँ पे ऐड करोगे उन प्रोटॉन्स को ये एसीटेट आयंस अपने साथ फ्यूज कर लेगा। अब देखें, इस केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना, आपने बाहर से जैसे HCl को ऐड किया उसकी वजह से प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब आपका केमिकल रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस कि आपने जैसे ही एसिड ऐड किया उस एसिड की वजह से रिलीज होने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उन प्रोटॉन्स को मीडियम में फ्री फॉर्म में रिलीज नहीं किया जाएगा, बल्कि वो फौरी तौर पे एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होंगे और एसीटेट आयन उसे किसमें कन्वर्ट कर देगा? प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड। तो जब फ्री फॉर्म में प्रोटॉन ही नहीं होंगे तो क्या सॉल्यूशन की पीएच डिस्टर्ब होगी? नहीं होगी ना। इट मींस कि जैसे आपने HCl ऐड किया, HCl से निकलने वाले प्रोटॉन्स फौरी तौर पे यहाँ पे जाके कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी उतने प्रोटॉन्स एसीटेट आयन के साथ कंबाइन होंगे और वो प्रोटोनेटेड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, व्हिच मींस के सॉल्यूशन की पीएच चेंज नहीं हुई। प्रोटॉन्स ऐड कर दिए लेकिन आपका जो बफर है उसने बहुत स्मार्टली उन प्रोटॉन्स को हाइड कर दिया, उन प्रोटॉन्स को पैक कर दिया और वापस प्रोटोनेटेड एसिड बना दिया। इज इट क्लियर?
तो पीएच चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि जब हम इसी सोल्यूशन के अंदर किसी बेस को ऐड करते हैं तो तब एसिटिक एसिड कैसे वर्क करेगा। ओके, अगेन हमारे पास ये बफर है, इसके अंदर हमने NaOH को ऐड कर दिया। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। OH आयन ऐड करेंगे तो OH आयन तो फौरी तौर पे प्रोटॉन मांगते हैं ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले टाइट्रेशन कर्व में देखा है कि जैसे हम किसी सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन या कोई बेस ऐड करते हैं वो फौरी तौर पे उस सोल्यूशन में मौजूद प्रोटॉन्स के साथ बाइंड करती है और वाटर की फॉर्म में न्यूट्रलाइज हो जाती है। सो अब क्या होगा, NaOH ऐड करने की वजह से यहाँ से प्रोटॉन यूज होते जाएंगे, प्रोटॉन कंज्यूम होना शुरू हो गया। अगर दोबारा से मैं इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह से लिखती हूँ कि अब आप यहाँ पे एसिड की बजाय क्या चीज ऐड कर रहे हो, बेस ऐड कर रहे हो, और बेस को ऐड करने की वजह से आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, OH नेगेटिव आयन। जितने OH नेगेटिव आयन बन रहे हैं, इन OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम हो रही है। केमिकल रिएक्शन कहाँ आना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो सकती है, लेकिन सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज नहीं होगी बिकॉज एसिटिक एसिड फौरी तौर पे आयोनाइज्ड हो जाएगा और जितने प्रोटॉन्स यहाँ से इस OH नेगेटिव आयन को न्यूट्रलाइज करने में यूज हुए हैं उतने प्रोटॉन वापस बनना शुरू हो जाएंगे। सो प्रोटॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए एसिटिक एसिड यहाँ पे क्या करना शुरू कर देगा, आयोनाइज होना शुरू कर देगा। सो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि एक खास मीडियम के अंदर हमारे पास दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं, प्रोटॉन डोनर भी अवेलेबल है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी अवेलेबल है। सो आप अगर OH नेगेटिव आयंस भी ऐड करते हो तो भी सिस्टम की पीएच चेंज नहीं होती, और अगर आप प्रोटॉन्स को ऐड करते हो तो उस केस में भी पीएच का चेंज नहीं होगा। ये तो हमारे पास हो गए एसिडिक बफर्स। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक बफर्स किस मैकेनिज्म से वर्क करते हैं। ये मैकेनिज्म बुक में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने ऐड किया कि बफर्स किस तरह से वर्क करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे पर्सनली ये लगता है कि हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि पीएच का चेंज किस तरह से जो है वो मिनिमल होता है इस केस में। तो आप इसके लिए स्लाइड्स पे भी फोकस करोगे। ओके, सेकंड है बेसिक बफर, और बेसिक बफर में भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बताया, वीक बेस होगी और दूसरी क्या चीज होगी, अब आप लोग बताएंगे। सॉल्ट होगा वीक बेस का किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो यहाँ पे आपकी वीक बेस कौन सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है, जबकि अमोनियम क्लोराइड क्या है, उस वीक बेस का NaCl या स्ट्रॉन्ग HCl या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। सो अब आप अगर इस सॉल्यूशन के अंदर प्रोटॉन्स को ऐड करते हो, यानी आप इसमें HCl ऐड करते हो और आप ये देखते हो कि क्या एसिडिक बफर की तरह बेसिक बफर भी पीएच के चेंज को मिनिमल करते हैं या नहीं। सो आपने इसमें HCl ऐड किया, HCl की आयोनाइजेशन हुई, प्रोटॉन प्रोड्यूस हुए। प्रोटॉन क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे ना। इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। अगर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ कि इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपके पास ये बफर है, weak base and the salt of this weak base with a strong acid. Okay. अब हम इसमें ऐड करते हैं क्या चीज, थक गए? ये बस की आवाजें आनी चाहिए। अगर हम इसमें एसिड ऐड करते हैं HCl, HCl को ऐड करने का मतलब है प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करना। सॉल्यूशन की पीएच पे अगेन एक चैलेंज आ गया है, अगर उसने पीएच चेंज को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब है एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे क्या चीज कंप्रोमाइज करनी है, OH नेगेटिव आयन यहां से इधर डोनेट करना है। इसका मतलब है कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कम होगी इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और जो OH नेगेटिव यहाँ पे यूज होना शुरू हो गए हैं वो OH नेगेटिव इस वीक बेस की आयोनाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। सो सॉल्यूशन की अपनी पीएच भी मेंटेन रहेगी, जितने OH नेगेटिव यहाँ पे यूज हुए हैं वो प्रोड्यूस भी हो गए हैं, और जो H पॉजिटिव आयंस हमने ऐड किए हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर लिया है, व्हिच मींस कि देयर विल बी नो नेट चेंज इन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक बफर।
अब अगर हम इसके अंदर बेस को दोबारा ऐड करते हैं, लाइक यही बफर है और इस बफर के अंदर हम जो है वो HCl की बजाय किसी बेस को ऐड करने लगे और यहाँ पे बेस है NaOH, अगेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम प्लस OH नेगेटिव आयन। अब आपके ख्याल में केमिकल रिएक्शन कैसे जाएगी? ये आपके पास बफर है और आप उसमें OH नेगेटिव आयन ऐड कर रहे हैं। सॉल्यूशन की पीएच कैसे मेंटेन रहेगी? इस केस में प्रोटॉन तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये बफर है। ओके, इस केस में जो आपके OH नेगेटिव आयंस है ना, इनको यहाँ पे प्रोटॉन तो नजर नहीं आ रहा, ये क्या करेंगे, अमोनियम आयन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस केस में आपके पास अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। आपके पास जैसे, सॉरी इस केस में नहीं, ऊपर वाले, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल है। सो आपके पास ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं ये अमोनियम आयन के साथ कंबाइन होंगे और क्या चीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, NH4OH को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सो आपके ये वाले OH नेगेटिव आयंस तो उतनी ही अमाउंट में रहेंगे, लेकिन जो एडिशनल OH नेगेटिव आयंस आएंगे उनको कंपनसेट करने के लिए आपके अमोनियम आयंस जो है वो वापस इस फॉर्म में चले जाएंगे। अब एक स्टेज ऐसी आएगी जब सारे के सारे अमोनियम आयंस भी खत्म हो जाएंगे। सो उस केस में एडिशनल OH नेगेटिव आयंस क्या करेंगे, उनको प्रोड्यूस करने के लिए आपके अमोनियम आयन यहाँ से प्रोड्यूस होना शुरू होंगे। यानी ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये एडिशनल अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और ये अमोनियम आयन इसके साथ फ्यूज करके NaOH को दोबारा से रीजनरेट करेगा। सो दिस इज हाउ कि आपके एसिडिक और बेसिक बफर जो है वो किस तरह से पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। जी मैम आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है, क्यों? यस मैम। सिर्फ 2 स्लाइड है और उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मैंने आगे क्लिक करके खत्म करना होता तो ये लेक्चर कब से खत्म हो गया होता। तो पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में हमने सिर्फ एक स्लाइड कवर की। अच्छा बच्चों, अब आवाज नहीं आनी चाहिए। मैंने सिर्फ 2 बफर्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, आप लोग उनके बारे में देख लें और अगर थक गए हैं तो मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें पता है कि देयर आर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस और उन रिएक्शंस की बाय प्रोडक्ट में हमारे पास प्रोटॉन्स भी प्रोड्यूस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपके डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, लाइक हम अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं, आपके पास एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की असेंबली है जिसमें एक तरफ सेल है, सेल के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनेल्स हैं, हर एक ऑर्गेनेल में एक खास किस्म का फंक्शन हो रहा है। लाइक आप अगर साइटोसोल की बात करते हैं तो वहां पे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और टीसीए साइकिल के प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये सारे के सारे प्रोसेसेस एंजाइम्स पे डिपेंड करते हैं और एंजाइम्स के बारे में हम एक बात करते हैं कि एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड होती है, व्हिच मींस कि आपको इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में, एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में और आपका जो फ्लूइड एनवायरनमेंट है जिसमें ब्लड आ जाता है, जिसने न्यूट्रिएंट्स लेके सेल को प्रोवाइड करने हैं, इस ब्लड या बॉडी फ्लूइड के एनवायरनमेंट में हर जगह पीएच को एक खास रेंज में मेंटेन रखना है। अगर आपका ब्लड जो है वो पीएच 7.2 या 7.4 के दरमियान मेंटेन रखता है, हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क करने वाले कुछ एंजाइम्स को पीएच 6.9 चाहिए हो या 6.8 चाहिए हो। इसी तरह साइटोसोल में वर्क करने वाले कुछ एंजाइम्स की पीएच 5.6 हो सकती है या उसकी 8.7 हो सकती है। ये मैं वैसे आइडियली एक बता रही हूँ, जनरल सी बात, व्हिच मींस कि हर एक केमिकल रिएक्शन में आपको एक खास किस्म की पीएच प्रोवाइड करनी है। अगर आप पीएच प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपके केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ बफरिंग एबिलिटीज प्रेजेंट है।
सो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बॉडी में कौन कौन से बफर्स प्रेजेंट होते हैं। हम समटाइम्स कहते हैं कि आप लोग जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आप ये चीज भी पढ़ोगे कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में या सेल का जो अपना एनवायरनमेंट है उसमें प्रोटीन्स के पास भी बफरिंग एबिलिटी है। प्रोटीन्स भी एज अ बफर एक्ट कर सकती हैं। आपके न्यूक्लिक एसिड इवन एटीपी के पास भी बफरिंग एबिलिटी है। आप लोगों के ख्याल में इनके पास ऐसे क्या चीज है जिसकी वजह से ये एज अ बफर एक्ट कर सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसमें हमारे पास एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है जो कि वीक एसिड है, दूसरी तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है जो कि वीक बेस है, और देयर आर सम अमाइनो एसिड्स जिनकी साइड चेन में भी हमारे पास आयोनाइजेबल ग्रुप होते हैं। लाइक आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ अमाइनो एसिड की साइड चेन में प्रेजेंट होता है, स्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। सो इनके जो ग्रुप्स हैं वो भी आयोनाइजेबल ग्रुप्स हैं और इनकी भी pKa वैल्यूज होती हैं, विच मीन्स कि एक खास किस्म की pH के ऊपर, अभी हमने pKa और pH के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप किया ना, जब हम प्रोटीन्स में जाएंगे तो वहां पे जाके इस रिलेशनशिप को मैंने दोबारा पूछना है आप लोगों से। इसका मतलब है कि किसी खास किस्म के एनवायरनमेंट में या सॉल्यूशन में ये ग्रुप्स या तो अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर अपनी डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। सो इनके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं। इट मींस कि इनकी प्रोटोनेटेड या डीप्रोटोनेटेड फॉर्म जो है ये इन टर्न इन्हें बफरिंग एबिलिटी प्रोवाइड करती है। इस टाइम पे ये एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एक्ट कर सकता है। मीडियम में या साइटोसोल में किसी केमिकल रिएक्शन में अगर प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो ये उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है और ये ग्रुप भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। सो आपके जो इंट्रासेलुलर सिस्टम है, सेल के अंदर अगर किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से प्रोटॉन रिलीज होते हैं तो वहां पे बफरिंग एबिलिटीज प्रोटीन्स के पास होती है कि वो प्रोटीन्स उन प्रोटॉन्स को मैनेज कर सकती हैं और उनकी वजह से पीएच में होने वाले चेंज को नलीफाई कर सकती हैं। सो विद इन द बायोलॉजिकल सिस्टम आपके जो साइटोसोल हैं, साइटोसोल के अंदर कौन से बफर्स प्रेजेंट हैं? प्रोटीन्स, एटीपी एंड सम अदर केमिकल कंपाउंड्स, दे प्रोवाइड द बफरिंग एबिलिटीज टू द साइटोसोल। उसके बाद हम बात करते हैं कि बॉडी के जो बाकी सेल्स हैं, इंट्रासेलुलर बफर की अब बात करते हैं। कुछ कंपार्टमेंट्स के अंदर, ब्लड के अंदर या आपके कुछ सेल्स के अंदर फॉस्फेट बफर सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट बफर सिस्टम में वी हैव टू कंपोनेंट्स, ठीक है। ज़ैनब बहुत हंसी आ रही है आपको, खैरियत है? फॉस्फेट बफर सिस्टम एक्चुअली फॉस्फोरिक एसिड से डिराइव हुआ है और इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन डोनर है, लाइक दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है और आपके पास इस फॉस्फोरिक एसिड के पास एबिलिटी है कि ये कन्वर्ट हो सकता है डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में प्लस प्रोटॉन, और मजीद अगर ये अपनी आयनाइज्ड फॉर्म में जाएगा यानी मजीद एक प्रोटॉन अगर रिलीज कर देगा तो आपके पास आएगा हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड एडिशनल प्रोटॉन। ये फॉस्फोरिक एसिड है। मैम उस साइड से बोर्ड नजर नहीं आ रहा। इस फॉस्फोरिक एसिड और यहाँ पे आपके पास है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड दिस इज हाइड्रोजन फॉस्फेट। हमारी बॉडी के अंदर जो बफर सिस्टम है उसमें इस फॉस्फेट बफर सिस्टम का ये कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो फॉस्फोरिक एसिड बफर प्रेजेंट है उसमें आपके पास डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट करेगा और हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा। सो ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है और इस बफर की अगर आप pKa वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी pK वैल्यू 6.86 है।
पीके वैल्यू क्या है इसकी 6.86 व्हिच मींस मैम ऐसे सारे कंपार्टमेंट्स जी बच्चे which means कि ऐसे सारे कंपार्टमेंट्स जहां पे pH आपने 5.8 से 7.8 तक रखनी है वहां पे कौन सा बफर प्रेजेंट होगा फॉस्फेट बफर सिस्टम जिसमें डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोटॉन डोनर के तौर पे एक्ट करेगा और हाइड्रोजन फॉस्फेट प्रोटॉन एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करेगा और ये चीज हम देख चुके हैं कि बफर किस तरह से सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करेगा। अनदर बफर सिस्टम इज बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को हम लोग प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से रिलेट करेंगे। आपको पता ना कि आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है लाइक अगर हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो कोई भी सेल अगर ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करता है तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करके क्या चीज प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारी बॉडी में रह सकती है यस और नो ऊंची आवाज में बोले सब बोले नो लेस अमाउंट में क्योंकि अगर इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन के लिए जो एफिनिटी है उसको क्या करना शुरू कर देगी कम करना शुरू कर देगी। इट मींस कि हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टॉक्सिक फॉर बॉडी। इसको अपने बॉडी से बाहर एक्सहेल करना है रिलीज करना है। अब इसको बॉडी से बाहर रिलीज करने में बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले हम लोग बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को देख लेते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम एक्चुअली कार्बोनिक एसिड से डेवलप होगा। अभी आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में कार्बोनिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड जिसमें दो प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। आपका जो पहला कार्बोनिक एसिड का जो प्रोटॉन है वो pKa वैल्यू इसकी कितनी थी 3.77 व्हिच मींस कि 3.77 या उससे हाई pH के ऊपर अपना पहला प्रोटॉन रिलीज करेगा और ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और इसके साथ क्या चीज प्रोड्यूस होगी प्रोटॉन। सो इसको मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर हम इस केमिकल रिएक्शन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा इस केमिकल रिएक्शन का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखवाएं मुझे जल्दी। आसान आप लिखवाओगे इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलो शाबाश क्या चीज है तुम लोग नहीं पढ़ना तो वैसे बता दो मैं एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर रही हूँ वैसे नहीं ऐसे हो ठीक है। सो दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। जो आपके पास बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है मैंने उसका पहला केमिकल रिएक्शन बताया कि इसका सोर्स क्या है कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जो है वो pKa 3.77 इसकी pKa वैल्यू है। पहला प्रोटॉन रिलीज करने के बाद ये बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं अब लिख रही हूँ बाइकार्बोनेट और यहाँ पे क्या चीज है कार्बोनिक एसिड। बाइकार्बोनेट आयन फर्दर डिसोसिएट हो सकता है लाइक अगर हम बाइकार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो बाइकार्बोनेट आयन दोबारा से जब सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू या उसकी पीके वैल्यू चेंज होगी तो ये अपना दोबारा प्रोटॉन रिलीज कर सकता है और किसमें कन्वर्ट हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रोटॉन। इस केस में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी फॉर्म में होगी लिक्विड या गैस फॉर्म में किस फॉर्म में होगी लिक्विड या गैस दोनों से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है ये आप मुझे बताओ लिक्विड में ओके। तो इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा
क्योंकि ये विद इन बायोलॉजिकल सिस्टम प्रेजेंट। ठीक है, अब जितनी आपके पास लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, उसने जब हमारे लंग से बाहर एक्सेल होना है, किस फॉर्म में रिलीज होना है? गैस की फॉर्म में। इसका मतलब है कि आपके पास जो लिक्विड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस वन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है, यहाँ पे आप देखिए, ये डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो ये वापस कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस करेगी, वाटर के साथ ऐड होके डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करेगी, या फिर ये जो है वो गैस फॉर्म में चली जाएगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस टाइम पे कार्बोनिक एसिड को प्रोड्यूस करना है या मैंने लंग से बाहर एक्सेल होना है? एक चीज मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपके पास सपोज देयर इज अ केमिकल रिएक्शन, जिस केमिकल रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट के तौर पे प्रोटॉन प्रोड्यूस होना शुरू हुए। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन था, आप उसमें ये कह लें कि ग्लाइकोलिसिस के एंड पे आपके पास प्रोटॉन्स जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस, जितने प्रोटॉन प्रोड्यूस होंगे उसका मतलब है कि प्रोटॉन कार्बोनिक एसिड के साथ बाइंड करेंगे और क्या चीज प्रोड्यूस करेंगे? बाइकार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज अभी हमने अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर प्रिंसिपल ये पढ़ा है कि आपके किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में अगर कंसंट्रेशन के एक साइड पे स्पीशीज इंक्रीज होना शुरू हो जाए तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। तो जितना आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा, जितने आपकी मसल एक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, इस टाइप उतना ही प्रोटॉन बनेगा। जितना प्रोटॉन बनेगा इसका मतलब है उतना कार्बोनिक एसिड बनेगा। अब कार्बोनिक एसिड इज इन टर्न इन इक्विलिब्रियम विद द कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर आप लोग स्लाइड्स पे आ जाएं और इस चीज को देखें, जितना कार्बोनिक एसिड आपके पास सेल्स में बन रहा है, लाइक दिस इज द केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन में प्रोटॉन बने, प्रोटॉन की वजह से कार्बोनिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। जितना कार्बोनिक एसिड आपके पास ज्यादा बनेगा, इसका मतलब है उतनी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। कार्बोनिक एसिड के ज्यादा होने का मतलब है कि ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा, वाटर को अलग कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देगा। जितना मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होगी, उतने ही आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि उतनी ही गैस फॉर्म में भी ज्यादा होगी। बिकॉज अल्टीमेटली जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब है हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है? हाई होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी से प्रोटॉन्स बने, प्रोटॉन से कार्बोनिक एसिड बने, कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड अल्टीमेटली अपना पार्शियल प्रेशर हाई करती जाती है। और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को कौन सी चीज रेगुलेट करती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज होगा, हमारे लंग्स पे फोर्स अप्लाई होगी और वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? बाहर एक्सहेल कर देंगे। सो दिस इज वन मैकेनिज्म जिसके थ्रू आपकी बॉडी बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम को यूज करते हुए हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को क्या करती है? रेगुलेट करती है। समझ आ गई इस बफर सिस्टम की? ठीक है, हाँ जी, आपके पास एक एंजाइम है जो कि इनकी इंटरकन्वर्जन को कंट्रोल करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ओके, अब नेक्स्ट इसका जो लिंक है डायबिटीज के साथ, वो आप लोगों ने पढ़ के आना है। और ये आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में, मैंने अमीनो एसिड स्टार्ट करने से पहले क्विज भी है, लेकिन आप लोग डायबिटीज में खास तौर पे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम और डायबिटीज को रिलेट करके पढ़ के आओगे। और मैं कोई से 2 से 3 स्टूडेंट्स को बोर्ड पे बुला के आप लोगों से पूछूंगी।